हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। टैक्स के मामले में भी लिबरलाइजेशन के तहत इसमें रिफॉर्म लाया गया था, यानी कि सुधार लाया गया था। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और यही हमारा आज का मेन टॉपिक भी होगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि टैक्स के मामले में कैसा क्या था। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as its fiscal policy। फिजिकल पॉलिसी हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, कुछ पहले अपने क्लासों में हमने फिजिकल पॉलिसी का मतलब समझा था। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि सरकार के पास कितना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो करेगा, यानी कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च करेगा। इस प्रकार का जो लेखा जोखा है ना सरकार के पास, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक ना। लेकिन टैक्स रिफॉर्म क्या था? टैक्स रिफॉर्म पूरी तरीके से गवर्नमेंट के टैक्सेशन के लिए ही लाया गया था और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए लाया गया था। यानी कि गवर्नमेंट का जो टैक्स लेने का जो तरीका था उसमें बहुत हद तक सुधार किया गया। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जो अपने पैसे को खर्च करता है कहीं भी वो नहीं कर लेता है, उसके पीछे बहुत ही नियम कानून उसको लगाना पड़ता है ना। आगे पीछे सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। यदि वो कहीं पे पैसे खर्च कर रहा है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि कंट्री में टैक्स ज़्यादा आ रहा है। यदि कहीं पे वो टैक्स, यदि अपना वो खजाना या फिर पैसा जहाँ पे वो खर्चा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कंट्री में कहीं ना कहीं टैक्स ज़्यादा आ रहा है। तो पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का सिस्टम था उनमें यहाँ पे बहुत हद तक सुधार लाया गया था। तो यही है हमारा टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक ना। चलिए तो क्या है थोड़ा बहुत हम लोग और इसमें जानने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। डायरेक्ट टैक्स जो आपसे गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है, यानी कि मान लीजिए आप कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में है और आपका सैलरी है मान लीजिए 40,000, तो आपके सैलरी में से ही 5,000 जो भी उसका टैक्स लेने का जो तरीका है, मान लीजिए 5,000, तो 40,000 में से वो आपके सैलरी, आपका जो सैलरी है 40,000, उसी में से ये 5,000 अपना सैलरी काट लेगा और 35,000 आपको देगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपके इनकम में से इन्होंने डायरेक्ट काटा है ना। उसके साथ ही साथ जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, कोई अपना बिजनेस चला रहा है उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस देखिए एक बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कंपनी भले ही आपका हो, कंपनी के मालिक भले ही आप हो, लेकिन आपके कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है इसका, है ना। तो गवर्नमेंट इससे ये अंदाज़ा लगा लेती है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये टैक्स क्या करती हैं, आपके इनकम में से, आपके प्रॉफिट में से डायरेक्ट ले लेती हैं, इसीलिए आप इसका नाम पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़। जो आप सामान खरीदते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, यूज करने के लिए, उनमें जो टैक्स लगता है ना वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए, यदि हम लोग दुकान पर जाते हैं बिस्किट खरीदने के लिए, हमको मालूम है कि बिस्किट के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन क्या दुकानदार आपसे कहता है कि भैया 6 रुपया दीजिए, 5 रुपये का बिस्किट है और 1 रुपये का इस पर टैक्स लगा हुआ है? ऐसा तो वो नहीं कहता है। अब जब ऐसा नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि क्या वो टैक्स नहीं ले रहा होगा? ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि 5 रुपये का बिस्कुट है तो हो सकता है कि 4 रुपये 50 पैसा वो उनका असली प्राइस हो और 50 पैसा उस पर टैक्स लगा हुआ हो। इसीलिए ये ना हमसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है, वो बिस्किट के दाम में ही वो टैक्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक ना। तो ये हमारा, ये हमसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। एम ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का, यानी कि टैक्स के मामले में सुधार ये जो लाया गया, जो अभियान चलाया गया, इसका क्या एम था, देखते हैं इसके बारे में। द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसका सबसे बड़ा जो एम था, सबसे पहला ये था कि जो भी किसी इंसान का इनकम है उन पे जो टैक्स लगता है ना उनको कम किया जाए। यानी कि पहले जो था ना टैक्स अंधाधुन लिया जाता था, यानी कि जितना मर्जी किया उतना ले लिया, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स आने के बाद एक रेट फिक्स कर दिया, 18%, 22%, इस प्रकार का फिक्स कर दिया। आपसे उतना ज़्यादा अब उससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार का था कि जो भी इनकम था किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी खास पर्सन का, उसका जो इनकम था उसके इनकम को बचाया जाए, यानी कि उस पर टैक्स कम से कम लगाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और क्या लिखा हुआ है। द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड।
कॉरपोरेशन टैक्स जो हमारा है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो बिल्डिंग बनता है ना, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, ज़मीन खरीदाता है, इस प्रकार का जो टैक्स है इस पर भी थोड़ा बहुत कमी लाया गया था। उस समय पे बहुत लगता होगा, तो लिबरलाइजेशन के तहत यहाँ पे कमी इसमें लाया गया था, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा एक सबसे फेवरेट टॉपिक है, जो कि आप लोग भी सुने ही होंगे, जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीएसटी वर्ड तो बहुत बार सुने हैं, लेकिन इसका सही मायने नहीं मालूम है हम लोगों को, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है। द पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2006। देखिए इसका पूरा जो नाम है ना, जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स लाया गया था, इसका पूरा नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। ये इसका पूरा नाम था। तो पार्लियामेंट यानी कि जो इंडिया के जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा हाउस है हमारा, उसने पास किया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2006, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट सिंप्लीफाइज एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। अब इसका मकसद क्या था जीएसटी का? जीएसटी का मकसद ये था कि इनडायरेक्ट रूप में जो हमसे टैक्स लिया जाता था ना, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से लिया जाता था, है ना। तो उनको इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि हमको पहले टैक्स बहुत अलग अलग जगहों पर देना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। कहा कि एक कंट्री है तो टैक्स भी एक ही होगा। इनका लोगो था उस समय पे वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक ही बार आपको टैक्स देना पड़ेगा, बार बार आपको देना नहीं पड़ेगा। तो जो अलग अलग रूप में आपको टैक्स देने पड़ते थे, इनडायरेक्ट टैक्स आप जिसको कह सकते हैं, तो वो इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि आप एक ही बार टैक्स दीजिए और आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, दिस लॉ कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017। देखिए लाया गया था, पास तो कर दिया गया था 2016 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट यानी कि इसको पूरी तरीके से मार्केट में उतारा गया 2017 में, ठीक ना, जुलाई वो भी 2017 में। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। इस दिन को यानी कि 2016 को पास किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया यानी कि उसका जो था वो सुचारू रूप से चलना शुरू किया वो 2017 में। It is expected to generate additional revenue for the government and reduce tax evasion and create one nation one tax and one market। इनका जीएसटी लाने का मकसद ये भी था कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए, उसके साथ ही साथ जो टैक्स के मामले में जो घोटाला होता है उसको बचाया जाए, और इसके साथ ही साथ वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इनको भी लाया जाए। इनका ये मकसद था, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ये जान गए कि जीएसटी का मकसद क्या था। जीएसटी का मकसद ये था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। एक ही बार टैक्स लेने के बाद जो है ना, इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर था कि जो टैक्स के मामले में जो घोटाला होता है उनको भी रोका जाए, और वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट वाला जो सिस्टम है इनको भी लॉन्च किया जाए। तो ये था हमारा पूरी तरीके से टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने वाले अगले वाले क्लास में।